दिसंबर 2020 पॉर्न इंडस्ट्री के 120 साल मुकम्मल होने पर यूरोप के फैशन मैगजीन्स में एक जश्न का समा है। लेकिन 120 साल पहले इस खेल का आगाज कैसे हुआ? उसकी पहली वीडियो के स्क्रीनशॉट्स, पहला डायरेक्टर, पहला प्रोडक्शन हाउस और उस प्रोडक्शन हाउस के साथ क्या हुआ? बजाते खुद इसका पहला डायरेक्टर कैसे मरा? उसके बाद पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया की पहली ई कॉमर्स एम्पायर कैसे बनी? इसने कैसे लोगों के साइकोलॉजिकल पैटर्न को बदला? पॉर्न स्टार की जिंदगी के आखिरी लम्हात कैसे होते हैं? एक डीप रिसर्च रिपोर्ट जो पहले यूट्यूब पर किसी भी जुबान में मौजूद नहीं है, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। अगर आप प्योर रिसर्च देखने के आदी हैं या शौक रखते हैं तो आप एक्सपोज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, ब्रेवो स्टाइल हमारा ऑनलाइन विंटर सीजनल पेज है। सर्द मौसम की यखबस्ता हवाएं हमारे बाइक ट्रैवल को मुश्किल बनाती हैं, इसलिए हमारे ऑनलाइन पेज या व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन लेकर ये स्पेशल विंटर कैप जरूर ऑर्डर कीजिए। प्रोडक्ट पसंद ना आने की सूरत आप हमें ये वापस बेचकर अपनी रकम भी ले सकते हैं। नाजरीन, आपके ख्याल में ये क्लिप कितना पुराना हो सकता है? मेरे ख्याल से आप 1900 के दौर में ही शायद घूमना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 28 दिसंबर 1896 की वीडियो है। जी हाँ, इस वीडियो को सिनेमा इंडस्ट्री के मौजूद लोमेर ब्रदर्स ने फिल्माया था। ये दुनिया की पहली वीडियो है जिसके बाद सिनेमा यूरोप भर में इंटरटेनमेंट का मेन स्ट्रीम मीडियम बन गया। 1902 में दुनिया की पहली बाकायदा फिल्म ए ट्रिप टू द मून रिलीज होती है, जिसमें इंसान को चांद पर जाते दिखाया गया है। इस फिल्म के 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म रिलीज होती है, दी स्लेव मार्केट। ये दुनिया की पहली पॉर्न फिल्म थी जिसमें औरत की खरीदो फरोख्त और जिनसी मामलात को खुल्लम खुल्ला दिखाया गया था। इस फिल्म को सैटर्न स्टूडियो या सैटर्न फिल्म्स के नाम से एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने रिलीज किया था, जिसका ओनर सचवार्जर नामी ये शख्स था। सैटर्न स्टूडियो कंपनी सन 1900 के आसपास अपना आगाज करती है और 6 साल तक सेक्स फोटोग्राफी और फैशन मैगजीन्स में मसाला पिक्चर्स और कॉलम्स को शाया करवाती है, जबकि प्राइवेटली भी पॉर्न पिक्चर्स को प्रिंट आउट करके सेल करती है। ये पॉर्न इंडस्ट्री की पहली कंपनी थी, प्रोफेशनल कंपनी, जिसका राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये शख्स था, यानी सचवार्जर। और फाइनली 1906 में ये दी स्लेव मार्केट के नाम से दुनिया की पहली पॉर्न फिल्म को रिलीज करती है। नाजरीन, मसाला मैगजीन्स और फोटोग्राफी की वजह से सैटर्न अपने गिर्द चाहने वालों का एक वसी दायरा खींच चुकी थी। यही वजह थी कि सैटर्न की पहली फिल्म ही दी स्लेव मार्केट सुपरहिट निकली। मोअज़्ज़ज़ ख़ातून-हज़रात, स्लेव मार्केट पॉर्न फिल्म ने सिनेमा की तारीख को 2 हिस्सों में बांट दिया, व्हाइट सिनेमा, ब्लैक सिनेमा। क्योंकि सिनेमा अभी अपने शुरुआती दौर में था और इस हवाले से कोई सेंसर बोर्ड भी चूंकि मौजूद नहीं था, तो स्लेव मार्केट पॉर्न फिल्म ने सैटर्न कंपनी को रातों रात, या समझ लें कि 1 महीने में ही दौलत के ढेर पर ला खड़ा किया और ये कंपनी एक आम प्रोडक्शन हाउस से एक खास प्रोडक्शन हाउस बन गया। अब सचवार्जर ये शख्स पॉर्न इंडस्ट्री का फाउंडिंग फादर होने के बावजूद इंटरनेट पर या किसी भी बुक में इसके मुताल्लिक ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। ज्यादा मालूमात सैटर्न स्टूडियो के मुताल्लिक ही मिलती हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि यह शख्स इंतहा दर्जे का मौका शनास था। फिल्म दी स्लेव मार्केट की धुआंधार कामयाबी के साथ ही इसे बखूबी समझ आ गई थी कि दुनिया के हर कल्चर में भले ही नंगा घूमने, मंदिरों में बैठने या नाचने का रवाज हो, लेकिन ओवरऑल दुनिया का कोई मुआशरा इस तरह जिनसी मामलात की नुमाइश की इजाजत नहीं दे सकता। लिहाजा जरूरी है कि सिनेमा लॉज बनने से पहले पहले एक माइंडसेट तरतीब दे जाए और उसी माइंडसेट को अपने हक में, यानी कि इंडस्ट्री के फरूग के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब चूंकि ये शख्स जर्नलिस्ट तो था ही, लिहाजा इसने उस दौर के हामिद मीर साहिब, मुबशर लुकमान साहिब और सलीम सावी, मतलब उस दौर के बड़े बड़े नामवर सहाफियों को खरीद कर एक मुल्क की डिबेट शुरू करवा दी। कुछ ने कहा कि सेक्स एक नेचुरल प्रोसीजर है,
अगर इसे फिल्माया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ ने मजहबी दलाइल भी दिए कि फलां देवी नहाती थी तो इतने लोग देखा करते थे, और मजहबी एतबार से भी तो ये ठीक हुआ ना। नाजरीन, ओवरऑल सैटर्न स्टूडियो जहां यके बाद दिगरे पॉर्न फिल्म सिनेमा को दे रहा था, वहीं ये अवामी तनकीद और हमायत, मीडिया की तनकीद और हमायत की जद में था, जबकि सचवाल्जर पर पैसा टूट कर बरस रहा था और ये कई खुफिया बैगों में भरकर मीडिया और सरकारी एहलकारों को सैराब कर रहा था। लेकिन मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इसके बावजूद फाइनली 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने सिनेमा के लॉज मुंतखब किए, जिसमें फहशग्राफी की सिर्फ एक ही सूरत थी कि औरत अपनी सिर्फ बैक साइड ही शूट करवा सकती है, और वो भी इस तरह कि वो सिटिंग पोजीशन में हो। इसके अलावा किसी जिनसी उज़्व की नुमाइश जुर्म समझी जाएगी। ये 1910 में ऑस्ट्रेलिया के सिनेमा या फिल्म मेकिंग के रूल्स थे। नाज़रीन, सिनेमा के ये नए कवानीन सचवाल्जर की सैटर्न कंपनी के लिए हथौड़ा साबित हुए। जनवरी 1911 में ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने सैटर्न स्टूडियो पर चढ़ाई की और इनके 53 स्टूडियोज को आग लगा दी, पॉर्न स्टार्स को जेलों में डाला। सचवाल्जर को हालात का पहले से ही अंदाजा था, लिहाजा वो अफ्रीका की तरफ भाग गया। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑस्ट्रेलियन पुलिस को उन ट्रैवल एजेंट्स और एजेंसीज का भी इल्म हुआ जो खुफिया तौर पर पॉर्न फिल्म्स की सप्लाई करते थे या दूर दराज के इलाकों से लड़कियां लाते थे। 1911 ऑस्ट्रेलिया और 1914 में बरतानिया में पॉर्न इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, यानी इसके शुरुआती दौर में ही इसे ख़त्म कर दिया गया। अब 1914 में जंगे अजीम अव्वल का आगाज होता है और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तुर्की और बल्गारिया एक तरफ थे, तो दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और अमेरिका दूसरी तरफ थे। ऐसे हालात में सचवाल्जर अफ्रीका से वापस ऑस्ट्रेलिया आता है और खुद को फौजी खिदमात के लिए वक्फ कर देता है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनसे मुझे लगता है कि सचवाल्जर का ऑस्ट्रेलिया की आर्मी से पहले भी कोई ताल्लुक था, क्योंकि उसके पास मुकम्मल फौजी ट्रेनिंग और लोकेशंस की महारत थी। जिस तरह एज ए पॉर्न डायरेक्टर उसने अपना लोहा मनवाया था, जंग में भी उसकी सलाहियतें खूब निखर कर सामने आईं। वो बहुत जल्द लेफ्टिनेंट के ओहदे तक पहुंच गया, जहां जहरीली गैस और बाज के नज़दीक गोला लगने से उसकी दर्दनाक मौत हुई। और एक आर्टिकल के मुताबिक मौत से पहले वो मछली की तरह तड़पता था। हालांकि उसके साथ दूसरे लोगों की भी मौत हुई थी, लेकिन उनके मामला थोड़े अलग थे और इसकी मौत इंतहाई तड़प तड़प कर हुई। अब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, होना तो ये चाहिए था कि सचवाल्जर की मौत के साथ ही पॉर्न इंडस्ट्री की भी मौत हो जाती, लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा ना हो सका। इंसानों का साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम ही कुदरत ने ऐसा बनाया है कि इनकी दुनिया में मौजूआत की मौत नहीं होती। मौजू जितना भी घटिया हो, उसको इतने पैरोकार तो जरूर मिल ही जाते हैं कि वो अपना वजूद किसी न किसी सूरत जिंदा रखता है। नाजरीन, इंसानों की जिनसी नुमाइश पर्दा स्क्रीन पर होनी चाहिए या नहीं, सचवाल्जर अपने पीछे ये डिबेट छोड़ गया, जिसको एथियस्ट और लादीन तबके ने इंतहाई महारत से और खूब उभारा, और ये बहस मीडिया से निकलकर आम गली कोचों और तालीमी इदारों समेत यूरोप में हर जगह पहुंच गई। चूँकि सचवाल्जर से पहले ही आज़ाद ख्याली के लिए यूरोप में मुख्तलिफ गिरोह सरगर्म अमल थे, तो पॉर्नोग्राफी में लोगों की दिलचस्पी देखकर उन ग्रुप्स ने इस मौजू का सहारा लिया और जंग जीत ली। नाज़रीन, अब 1922 का एक दौर आता है। इसमें फ्रांस में पॉर्न वीडियोस का बिजनेस एक बार फिर उभरता है, लेकिन इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दूसरे लोग जो हैं वो गुमनाम रहते हैं। और चूंकि ऐसी फिल्म्स को पर्दा स्क्रीन पर दिखाने की इजाजत नहीं थी, तो 1950 तक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बरतानिया, इटली और दीगर कई यूरोपीय मुल्कों में पॉर्न इंडस्ट्री इंतहाई महदूद पैमाने पर काम करती रही, यानी ये एक बाकायदा इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। लेकिन मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, 1970 से लेकर 1984 तक का एक ऐसा दौर आता है जिसको पॉर्न इंडस्ट्री का पहला गोल्डन एज यानी सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर का फाउंडिंग फादर एक एंडी वारहोल नामी शख्स था, यानी आप इसको दूसरा फाउंडिंग फादर कह सकते हैं, जिसने पहली रंगीन और साउंड के साथ पॉर्न फिल्म दी ब्लू मूवी फिल्म रिलीज की, जिसको हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर भी रिलीज किया गया और खुल्लम खुल्ला सिनेमा में उसकी नुमाइश हुई।
इस फिल्म ने कमाई के अगले पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी कामयाबी को देखते हुए एक दूसरे डायरेक्टर बिल ओस्को ने फिल्म दी मुन्ना रिलीज की। रिकॉर्ड इसने भी आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन बॉक्स ऑफिस को सही मानों में पॉर्न फिल्म दी ग्रेट एफल ने झटका दिया, जिसमें इस लंगूर की परफॉर्मेंस ने उसे रातों रात एक आम मजदूर से सुपरस्टार बना दिया। नाजरीन, ये पॉर्न फिल्मों की पहली रेस थी। इस रेस में डीप थ्रोट और डेविल इन मिस जोन्स ये दो फिल्में ऐसी थी जिनमें सेक्सुअल एंटरटेनमेंट कम और इंसान की तजलील ज्यादा थी। यानी सेक्स के नशे में गुम करके किरदारों से ऐसे काम करवाए गए जिनका सेक्स एंटरटेनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, और इन फिल्म्स का एजेंडा ही असल में कुछ और था, जो सेक्स के रेपर में लिपेट कर दिखाया गया था। बस यही दो फिल्म्स एक बार फिर पॉर्न इंडस्ट्री को ले डूबी। कैलिफोर्निया की सुप्रीम कोर्ट ने एंडी वारहोल से लेकर डेविल इन मिस जोन्स तक सब डायरेक्टर्स को लाइन में खड़ा कर लिया और पूछा कि बताओ ये कंटेंट लोगों की सियासी, मजहबी, मुआशरती, साइंसी और मुआशी जिंदगी के लिए कैसे बेहतर है, हमें भी कुछ समझाओ। जाहिर है इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा पर किसी भी किस्म की पॉर्न मूवी की नुमाइश को रोक दिया। अलबत्ता इन फिल्म्स की प्रोडक्शन को वैसे ही जारी रहने दिया। अब चूंकि सिनेमा के बाद वीसीआर उस दौर में यानी 70 और 84 के दौर में वीडियो देखने का एक खासा मकबूल मीडियम था, लेकिन प्रोडक्शन हाउस से एक आम घर तक पॉर्न फिल्म को पहुंचाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। अगर किसी घर से पॉर्न फिल्म ताया चाचा पकड़ लेते तो लौंडों के साथ फिल्में बेचने वाले की भी छितरोल जरूर होती। बरादरी में बदनामी अलग और पुलिस के चक्कर अलग से, तो यूरोप और एशिया में पॉर्न फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। लिहाजा पॉर्न इंडस्ट्री अपने मुख्तसर गोल्डन एज के बाद एक बार फिर से गुमनामी में चले गई। लेकिन मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस क्रॉस के कुछ अरसा बाद जब इंटरनेट इजाद हुआ तो इसी पॉर्न इंडस्ट्री ने किस ताकत और तंजीम के साथ सर उभारा कि पूरी दुनिया का मुआशी, नफ्सियाती और साइंसी नक्शा ही बदल दिया, और ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन इंडस्ट्री बनकर कैसे उभरी। इस खेल में कौन आगे और कौन पीछे खड़ा था। पॉर्न इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से एक नया जहां बना, तो उस जहां की क्या खूबियां और क्या खामियां थी। पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले अदाकार जिनकी अयाशियों और रंगरलियों को खूनी लिबरल्स मिसाल देकर पेश करते हैं, पॉर्न इंडस्ट्री के 120 साल दौर में 99% पॉर्न स्टार्स की जिंदगी के आखिरी लम्हात कैसे थे और उनकी मौत कैसे हुई, हम इसी वीडियो के अगले एपिसोड में इन सब बाकी मामलात पर तफसील से बात करेंगे। मुझे किसी एक टॉपिक पर 2 वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि तवालत के पेश नज़र मैं इसी टॉपिक को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। आप दूसरे हिस्से का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अपना बहुत